हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप सो आपका महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा गया होगा और आप इस बार क्वालिफाई हो जाएंगे। मुझे मिक्स्ड रिव्यू आया कि कुछ का पेपर बहुत इजी गया है, कुछ का पेपर बहुत डिफिकल्ट गया है। तो वो हमारी प्रिपरेशन पर भी होता है। और अगर मैं पेपर वन को एनालाइज करूं तो मैं कहूंगी कि ऐसा कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था। कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत बार, ऐसे कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार क्वेश्चंस में आ चुके हैं और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ सॉल्व भी किए थे। तो अगर आपने मेरी वीडियोस पे अच्छे से लिखी हुई या मैं पुराने पेपर से आपने रेफर की हुई तो आपका बहुत इजी से ये पेपर में आराम से आपको स्कोरिंग ऐसा आ जाएगा कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। पर ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट रहेगा, आप क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं एक अंदाजा हमें आ ही जाता है। और बिना प्रिपरेशन गए थे तो तीर एंड तुक्का लगा के आयोगे। विद प्रिपरेशन गए तो कुछ अंदाजा तो रहता ही है कि क्वालिफाई हो गए कि नहीं। फिर भी अब जो हो गया सो हो गया। बट अभी हमारे नेट का अटेम्प्ट आने वाला है। तो 21 जून से आपको पता है शेड्यूल आ चुका है और बस उसकी एडमिट कार्ड आना बाकी है। तो अभी मैं ये पेपर वन का पैसेज देख रही थी तो मैंने कहा चलो एनालाइज कर लेते हैं और साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं, ये मेरे पास है आज के महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन का सी वाला सेट है पेपर वन का। तो चेक करते हैं, रीड करते हैं। पैसेज करा रही हूं मैं सबसे पहले। आंसर क्वेश्चन नंबर्स 41 to 45 बेस्ड ऑन इधर इंग्लिश पैसेज और मराठी पैसेज। ठीक है, तो आप मराठी में भी पढ़ सकते हो और साथ में इंग्लिश में भी। Let's read this passage and then solve the questions. Despite its extraordinary name, ergonomics is not just something which has been dreamed up by boffins to confuse busy businessmen. It is a practical science which can make and is making a valuable contribution to industry. अब ये पैसेज किस बारे आ रहा है? एर्गोनॉमिक्स के बारे। अभी एर्गोनॉमिक्स क्या रहते हैं मैं पैसेज समझाती हूँ। कहते हैं इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी नेम है एर्गोनॉमिक्स। ये इट इज नॉट जस्ट समथिंग विच हैज बीन ड्रीम बाय बॉफिन्स। बॉफिन्स मतलब जैसे स्लैंग टर्म में अगर आप एक्सपर्ट्स को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि इसका एक एक्स्ट्रॉर्डनरी नेम है एर्गोनॉमिक्स में। और इट इज नॉट जस्ट समथिंग विच हैज बीन ड्रीम्ड अप बाय बॉफिन्स टू कंफ्यूज बिजी बिजनेसमैन। ठीक है, तो बॉफिन्स को यहाँ पर रेफर हो रहा है एक्सपर्ट्स को। इट इज अ प्रैक्टिकल साइंस। एर्गोनॉमिक्स क्या है? एक प्रैक्टिकल साइंस। अब ये प्रैक्टिकल साइंस किस चीज की है? विच कैन मेक एंड इज मेकिंग अ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्री। ठीक है, एक प्रैक्टिकल साइंस है जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है इंडस्ट्री को। ठीक है, इंडस्ट्री अब यहाँ पर क्या रेफर हो रहा है वो आपको समझ आना चाहिए। रिसर्च बिन कैरिड आउट इन दिस फील्ड। तो इस फील्ड में जो रिसर्च हो रही है उससे एफिशिएंसी बढ़ सकती है, प्रोडक्ट डिजाइन की इंप्रूवमेंट हो सकती है और एम्प्लॉयज को मोर सेटिस्फाइड किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको एर्गोनॉमिक्स का मतलब पता होगा तो आपके लिए पैसेज बहुत सिंपल है। ब्रॉडली एर्गोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इज वर्किंग एनवायरनमेंट। तो एर्गोनॉमिक्स क्या है? स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन मैन और उसके वर्किंग एनवायरनमेंट की। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग और रीडिजाइनिंग मशीन्स। तो ये क्या इन्वॉल्व करता है? हम कैसे मशीन्स को डिजाइन करें या रीडिजाइन करें। एंड इक्विपमेंट्स, तो रीडिजाइनिंग मशीन्स और इक्विपमेंट्स को सो दैट ड्यू रिगार्ड इज गिवन टू कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। ठीक है, तो इंसानों की काबिलियत और उनकी जो तकलीफें, जैसे उनकी जैसे हम बोलते हैं फिजिकल लिमिटेशंस है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल ऑफ द ह्यूमन बींग्स हु हैव टू यूज और ऑपरेट देम। ठीक है, तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए हेल्प कर रहा है, उनके फिजिकल और साइकोलॉजिकली के लिए। और इससे क्या करते हैं ये रीडिजाइनिंग और डिजाइनिंग मशीन्स कर रहे हैं ताकि उससे इजी हो जाए ह्यूमन बींग्स के लिए। इन कॉन्ट्रास्ट टू द मोर कॉमन, तो कह रहे हैं उल्टे हाथ पर जैसे हम बोलते हैं मोर कॉमन ट्रेडिशनल क्या है? फिटिंग द मैन टू द मशीन। ठीक है, हम मैन को मशीन जैसा उसके हिसाब से फिट कर देते, बट हम मशीन्स को रीडिजाइन करें ताकि मैन को कंफर्टेबल हो। ठीक है, ऐसे एर्गोनॉमिक्स है। फिटिंग द मैन टू द मशीन बाय सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग द बेस्ट मैन फॉर ईच पर्टिकुलर जॉब। द एर्गोनॉमिस्ट endeavors to fit the machine to the man any man। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं? हम एर्गोनॉमिस्ट क्या करे? कोशिश करे कि फिट मशीन को फिट करे मैन के लिए। ठीक है, ही एक्सेप्ट्स पीपल इन फैक्ट एज ही फाइंड्स देम विद ऑल द क्वर्क्स एंड इडियोसिंक्रेंसिस। मतलब जैसे उनका थोड़ा सा डिफिकल्ट बिहेवियर या अनयूजुअल बिहेवियर है लोगों का। तो ये किसके बारे ही बोल रहे हैं? एर्गोनॉमिस्ट के बारे। एंड ट्राइज टू एस्टेब्लिश देयर कैपेबिलिटीज एज मशीन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इंसानों को काबिलियत बना रहे, उनकी कैपेबिलिटी बना रहे ताकि मशीन ऑपरेटर्स के। ही देन अटेम्प्ट्स टू एलोकेट टू द ह्यूमन ऑपरेटर द फंक्शंस ईच कैन परफॉर्म बेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब बांट देते हैं टू द ह्यूमन ऑपरेटर, जो ह्यूमन ऑपरेटर जो वो बेस्ट फंक्शन कर सकता है।
हिज ऑब्जेक्ट, उनका ऑब्जेक्ट क्या है? टू इनेबल अ पर्सन, ही मतलब किसको रेफर करके? एर्गोनॉमिस्ट को। हिज ऑब्जेक्ट इज टू इनेबल अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी एबिलिटीज टू कैरी आउट हिज टास्क सेफली एंड एफिशिएंटली विद अ मिनिमम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कह रहे हैं इनका ऑब्जेक्ट क्या है? कि ऑर्डिनरी एबिलिटीज वाले इंसान भी अपना काम अच्छे से कर पाए, सेफली, एफिशिएंटली, और इंस्ट्रक्शंस एकदम कम से कम हो। एर्गोनॉमिस्ट हिमसेल्फ नीड्स, अब जो एर्गोनॉमिस्ट ये कर रहे हैं प्रैक्टिस, उनको खुद को बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए ऑफ नंबर ऑफ साइंसेज एंड टेक्निक्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस वर्क। ठीक है, ये पैसेज था। मैं हमेशा बोलती हूँ पैसेज आता है तो या तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो या पैसेज। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एर्गोनॉमिस्ट क्या? अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर ही पढ़ा भी। हिज ऑब्जेक्ट इज टू इनेबल अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी एबिलिटीज टू कैरी आउट हिज टास्क सेफली एंड एफिशिएंटली। तो तुरंत ऑप्शंस में जाके टू एम्प्लॉयज मोर कंटेंटेड नहीं, टू हैव अ नॉलेज ऑफ नंबर ऑफ साइंसेज एंड टेक्निक्स नहीं, टू फाइंड पीपल विद देयर स्किल्स एंड idiosyncrasies भी नहीं, टू इनेबल अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी एबिलिटीज टू कैरी आउट इट टास्क सेफली एंड एफिशिएंटली, डायरेक्टली यहाँ पर है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये देखिए डायरेक्टली इस लाइन में लिखा है। ऑब्जेक्ट उन्होंने बताया सेफली एंड, इतना इजी था। आपको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लगना था। अगर आपने पैसे ध्यान से पढ़ा तो 141 का आंसर यहाँ पर डी बनना चाहिए। व्हाट इज अ मोर कॉमन और ट्रेडिशनल पॉलिसी, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की थी। तो हम चलते, देखिए ये लाइन पर लिखा है, इन इट कॉन्ट्रास्ट टू द मोर कॉमन ट्रेडिशनल फिटिंग द मैन टू द मशीन। इतना सा पढ़ लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर बनना चाहिए? व्हाट इज अ मोर कॉमन और ट्रेडिशनल पॉलिसी मेकिंग वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, नहीं। फिटिंग द मैन टू द मशीन आंसर है, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए। डिजाइनिंग एंड रीडिजाइनिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट, सी नहीं है। एंड डी कंफ्यूजिंग बिजी बिजनेसमैन, ये भी आंसर नहीं है, तो बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए। 43 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बॉफिन्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इंग्लिश में स्लैंग में यहाँ पर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के लिए बोला जाता है, एक्सपर्ट्स के लिए। बट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगर हमको नहीं भी पता था बॉफिन्स का मतलब, यहाँ पर आप मराठी में पढ़ सकते थे अगर आपको मतलब पता था। अदरवाइज देखिए ऊपर हम जब पढ़ रहे हैं ना, तो पैसेज में हमको समझ आ रहा है कि वो किसको रेफर हो रहा है। ठीक है, ये देखो, डिस्पाइट इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी नेम, एर्गोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट समथिंग व्हिच हैज बीन ड्रीम्ड अप बाय बॉफिन्स टू कंफ्यूज बिजी बिजनेसमैन। मतलब बिजनेसमैन को कौन कंफ्यूज कर रहा है, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो बॉफिन्स, बॉफिन्स मतलब हमने किसके लिए? एक्सपर्ट्स के लिए यूज किया। तो कहीं पर भी है ना, दूसरा ऑप्शन सुटेबल नहीं है। इंप्लॉयज, बिजनेसमैन, तो रेफर अलग हुआ है, इंजीनियर्स और लेबरर्स। तो हमारे हम कंफ्यूज हो सकते थे इंप्लॉयज या इंजीनियर्स में, बट यहाँ पर हमको पता है करेक्ट आंसर है इंजीनियर और साइंटिस्ट, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। एर्गोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ क्वर्क्स एंड idiosyncrasies of the workers, नहीं। capabilities and limitations of human beings, नहीं। relationship between man and his working, yes, ये हमारे पहले पैराग्राफ में बताया था, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रिसर्च बिन कैरिड आउट इन द, आंसर नहीं है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, ऑप्शन नंबर सी, 44 का सी। 45 एन एर्गोनॉमिस्ट हिमसेल्फ नीड्स अ नॉलेज ऑफ, तो ये लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था। पैसेज पर जाके एक बार देख लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ, हिमसेल्फ नीड्स अ नॉलेज ऑफ नंबर ऑफ साइंसेस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। एन एर्गोनॉमिस्ट हिमसेल्फ नीड्स अ नॉलेज ऑफ नंबर ऑफ साइंसेस एंड टेक्निक्स, तो ए इज द करेक्ट आंसर। बी, ओनली वन डिसिप्लिन, हिज ओन सेल्फ, हिज कोलीग्स, ये आंसर नहीं है, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मैं तुरंत एक बार आंसर बोल देती हूँ। 41 का आंसर बनना चाहिए डी ऑप्शन। 42 का आंसर बनना चाहिए बी। 43 का आंसर बनना चाहिए सी। 44 का आंसर बनना चाहिए सी। और 45 का आंसर है ए। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ महाराष्ट्र सेट की जो आंसर की आएगी उससे आप आंसर रखिए। देखिए हमारे पास चैलेंज का ऑप्शन है, अगर आपको अभी से करेक्ट आंसर नहीं पता है तो आप ढूंढ के रख लीजिए, क्योंकि आगे आपको ऑप्शन मिलेगा चैलेंज करने का, फिर उस टाइम आप चैलेंज कर पाएंगे और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए। आज ऐसा नहीं है रिलीफ हो गया कि चलो सेट एग्जामिनेशन खत्म हो गया। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप सेट क्वालिफाइड हो भी तो भी नेट के लिए एग्जाम दीजिए। अगर आपने 10 साल पहले सेट क्वालिफाई किया, अभी भी आप वापस नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आती हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और पढ़िए जरूर, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ रूटीन रखेगी, कंसिस्टेंसी, तो ही पढ़ाई होती है। हम जब टीचर्स बन जाते हैं तो हमें पढ़ाना ज्यादा पसंद होता है पढ़ने से, तो अगर पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ा भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये कंसिस्टेंसी जरूर रहनी चाहिए। हम सब ने लाइफ में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया, कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स के लिए, तो याद रखिए करियर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आई प्रे कि आप लोग क्वालिफाई हो जाए। मुझे आप बताइए कैसा आपका पेपर रहा। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हम मतलब कुछ इस हफ्ते में अगर हम प्रिपरेशन कर सके तो हमारा नेट एग्जामिनेशन इजी हो जाए। आप अपना अपना शेड्यूल चेक कर लीजिए कब आपका एग्जामिनेशन डेट है, क्योंकि अभी काफी दिन है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए और कुछ सब्जेक्ट्स एकदम तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज डोंट गिव अप, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, मे यू ऑल क्वालिफाई।